हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक बार कंफर्म कर दो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, सबको नहीं आ रही? एक बार क्लियर कर दो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? देखो, कल हमने रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज का लेक्चर जो है इसके अंदर हम कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स के लिए पोटेंशियल का वैल्यू देखेंगे, जो स्टैंडर्ड फिगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखे थे, जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जाने थे, उनका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम उन्हीं फिगर्स के जो पोटेंशियल है उसको देखेंगे। उसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के और पोटेंशियल के ऊपर, और उसके बाद से फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे गाउस लॉ। देखो, सबसे पहले बात करें तो पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक लॉन्ग इनफाइनाइट या लॉन्ग वायर है जिसकी लेंथ एल है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग वायर के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, लैम्बडा से हम उसको शो करते हैं। उसके सामने कोई पॉइंट है पी, तो उस पॉइंट पी के ऊपर हमें अगर पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला इसके लिए होता है लैम्बडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई बेस पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1। एल क्या है, इसकी लेंथ है, और आर क्या है, आर ये वाली लेंथ है, ये वाली आर जो लेंथ है वो ये वाली लेंथ है, ये गिवन है यहाँ पर। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1। और अगर जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, अगर जो वायर है वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, वेरी लॉन्ग और इनफाइनाइट, हालांकि इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब वेरी लॉन्ग ही है। वेरी लॉन्ग कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उसके केस में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो होता है माइनस लैम्बडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई आर प्लस सी। सी का मतलब है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फिर दूसरा हमारे पास बनता है किसका केस, दूसरा केस हमारे पास बनता है रिंग का, है ना। तो चार्ज रिंग, ये रिंग है, तो इस चार्ज रिंग के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी के क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये वैल्यू आई थी। अगर इसके लिए हमें पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहां आर इसकी रेडियस है, एक्स एक्सियल पॉइंट पर उस एक्सिस के ऊपर उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। यदि मैं कहूं कि सेंटर पर निकालूं तो सेंटर के केस में x क्या हो जाएगा, जीरो, x जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रह जाएगा, के क्यू ओवर आर। फॉर्मूला क्या रह जाएगा, के क्यू ओवर आर। और जब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो r के कंपैरिजन में, x की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में r को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, और जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स। पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स। इसी तरह से सरफेस चार्ज की वजह से सबसे पहला केस बना था इनफाइनाइट चार्ज शीट। इनफाइनाइट चार्ज शीट के केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखी थी, वो बनी थी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल होगा माइनस सिग्मा आर, आर का मतलब वो पॉइंट जहां हमें क्या निकालना हो, आर का मतलब है वो पॉइंट जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो माइनस सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सी। फिर चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर की बात कर रहा हूं, चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर दोनों तरह के केस लिए मैंने, सॉलिड और होलो। तो सॉलिड और होलो दोनों ही केस में जो पोटेंशियल आउटसाइड द स्पेयर होगा, आउटसाइड द स्पेयर पोटेंशियल निकालना है, तो उसको हम लिखेंगे के क्यू ओवर आर से। किससे लिखेंगे, के क्यू ओवर आर से। और क्योंकि यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए, और ए कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम क्यू को चेंज कर सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, सिग्मा आर स्क्वायर, और 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। सरफेस पर निकालना है तो यहां पर क्या होगा, आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर के। तो आर की वैल्यू जब कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास फॉर्मूला रह जाएगा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड द स्पेयर निकालना है, इनसाइड द स्पेयर कंडक्टिंग स्पेयर चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या रहता है, जीरो, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है इसलिए पोटेंशियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट।
तो चाहे होलो स्पेयर हो और चाहे वो सॉलिड स्पेयर हो, कंडक्टिंग का केस हो, तो अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द स्पेयर वो हो जाएगा जीरो। कंडक्टिंग के केस में ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं कंडक्टिंग। यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है कंडक्टिंग स्पेयर का, चाहे वो होलो है चाहे वो सॉलिड है, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो जब आर कैपिटल आर से कम है, कैपिटल आर का मतलब उसकी रेडियस, तो इनसाइड द स्पेयर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। इनसाइड द स्पेयर पोटेंशियल क्या चल रहा है, कांस्टेंट। सरफेस तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद ये जो है पैराबोलिक कर्व बन गया। जो पोटेंशियल और डिस्टेंस है उसके बीच का जो कर्व बन गया वो कैसा बन गया, पैराबोलिक। आगे देखते हैं। फिर आता है नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर का मतलब है जिसके अंदर भी चार्ज है। कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर अंदर चार्ज नहीं होगा, नॉन कंडक्टिंग के केस में अंदर चार्ज भी होगा। तो आउटसाइड द स्पेयर सेम कहानी होगी, आउटसाइड द स्पेयर वही के क्यू अपॉन आर। यहां पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहां पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, Q अपॉन 4 पाई 3 पाई r क्यूब से। तो इसको अगर मैं चेंज करूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, यानी कि Q को मैं रिप्लेस करूंगा यहां पर। सरफेस पर निकालना है तो सरफेस के केस में मैंने कर दिया R इक्वल्स टू कैपिटल आर, R इक्वल्स टू कैपिटल आर। और इनसाइड द स्पेयर का जो ये फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत काम आने वाला है ये वाला फॉर्मूला, V इन इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 2r क्यूब, के क्यू अपॉन 2r क्यूब और 3r² माइनस आर स्क्वायर, 3r² माइनस आर स्क्वायर। यहां से एक स्पेशल केस ये भी बनाया जा सकता है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r² माइनस आर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के क्यू अपॉन आर, और यहां ले जाओ 3r² माइनस 3r क्यूब, सॉरी हाँ 3r² माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r²। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर एक इसका स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस क्या बनता है, एट r इक्वल्स टू जीरो। r इक्वल्स टू जीरो मतलब सेंटर पर। तो सेंटर पर अगर निकालना है नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए, तो r जीरो करा तो क्या बनेगा, वो बनेगा 3k⁴ अपॉन 2r। तो के क्यू अपॉन आर कहाँ का है, सरफेस का। तो इन दोनों में रिलेशन बन जाएगा कि एक नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए जो उसका सेंटर पर पोटेंशियल है और सरफेस पर पोटेंशियल है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा, सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, 3/2 और वी एस का मतलब है पोटेंशियल एट सरफेस। पोटेंशियल एट सरफेस। फिर यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग देखी थी हमने। रिंग के लिए जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो वो आया था लैम्बडा अपॉन 2 पाई ε0 r। अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो पोटेंशियल वही आएगा जो एक चार्ज पार्टिकल की वजह से आता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता है, के क्यू अपॉन आर। यदि हम हेमिस्फेरिकल चार्ज बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू आएगी V इक्वल्स टू सिग्मा आर अपॉन 2 ε0। V इक्वल्स टू सिग्मा आर अपॉन 2 ε0। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से, एक डिस्क की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 ε0 √x² प्लस r² माइनस एक्स। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला था वो आया था सिग्मा अपॉन 2 ε0 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन √x² प्लस r²। ये दोनों डिस्क के केस में इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं कि x इक्वल्स टू जीरो है, व्हेन x इक्वल्स टू जीरो, यदि x को जीरो कर दिया जाए तो क्या फॉर्मूला आएगा, v इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 ε0। क्या फॉर्मूला बनेगा, v इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 ε0। तो इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एज, है ना। तो पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ डिस्क इज मोर इन कंपेयर विथ एज। उसके किनारों के कंपैरिजन में उसकी एज पर जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक।
चलो अब कुछ क्वेश्चन करे जाए पहले, फिर आगे करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, अ लूप ऑफ रेडियस आर, अ लूप ऑफ रेडियस आर carries a uniformly carries a uniformly distributed charge. Assuming the potential at infinite to be zero, the ratio of potential at a height 2r on the axis to that at a height 3r is ऑप्शंस हमें दिए हैं। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 1/√2 और ऑप्शन डी दिया है √2। वापस देखो, क्वेश्चन है अ लूप ऑफ रेडियस आर कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यानी कि रिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रिंग की। अज्यूमिंग द पोटेंशियल टू बी इनफाइनाइट टू बी ए जीरो, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो है। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट हाइट 2r ऑन द एक्सिस टू दैट आप रिंग की बात हो रही है। सिंपल सा रिंग का फॉर्मूला लगाना है। तो ये रिंग हो गई और रिंग के लिए ये x डिस्टेंस है और ये इसकी r डिस्टेंस है। यहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला, रिंग के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है? वो फॉर्मूला होता है KQ/√x² प्लस r²। फर्स्ट केस में x की वैल्यू है 2r और सेकंड केस में x की वैल्यू है 3r। फर्स्ट केस में x की वैल्यू है 2r, सेकंड केस में x की वैल्यू है 3r। तो सबसे पहले Vp2r, तो Vp2r जब रखोगे तो KQ/ ये बनेगा 4r² प्लस r² कितना हो जाएगा? 5r²। तो ये हो गया 5r² फर्स्ट केस में। सेकंड केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Vp3r, तो ये बनेगा KQ और ये होगा 9r² प्लस r² 10r²। तो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? यहां पर सॉल्व करना है Vp2r अपॉन Vp3r। तो इसको सॉल्व करोगे KQ/√5r² और ये क्या फॉर्मूला बनेगा? 10r² अपॉन KQ। तो KQ कट गया, यहाँ r² से r² कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? √2। कौन सा आंसर आ जाएगा? √2, ऑप्शन डी। चेक करो, ये आंसर आ रहा है क्या? चेक करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द XY प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द XY प्लेन is given by E is equals to P XY I cap और 1/2 x² प्लस y² j cap
द मैग्नीट्यूड of the difference, magnitude of the difference in potential between the origin 0,0 and the point 1,2 is ऑप्शन ए है 5/4p, ऑप्शन बी है 11/3p, ऑप्शन सी है 7/2p और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन था जेएनयू का, जेएनयू 2009। हाँ भाई, हो जाएगा ये क्वेश्चन, कल ही करें इसके जैसे हमने क्वेश्चन बहुत सारे। एक dx का बना लो, एक dy का बना लो। डेल्टा वी बी माइनस ए है ना, तो डेल्टा बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0,0 से 1,2। तो एक तो बनेगा तुम्हारा पी एक्स वाई डी एक्स और एक बनेगा 0,0 1 और 2 1/2 पी भी रहेगा ना साथ में, x² प्लस y² और dy। करना सॉल्व इंटीग्रेशन। यहां पर p आएगा ना, p लगा लिया। तो इसके लिए जब सॉल्व करोगे तो इसके लिए क्या बनेगा, -p y x² / 2, ठीक है, और वैल्यू रखोगे यहां पर 0 0 और 1 2, माइनस इसके लिए सॉल्व करोगे तो p/2 बाहर ले लिया, तो x² y प्लस y³ / 3, और ये बनेगा 0,0 से 1,2। करो भाई इंटीग्रेशन, सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा। इधर आएगा तुम्हारा 4 2, यहां तो आएगा तुम्हारा 2p, इधर से तो आएगा -2p, और इधर से सॉल्व करोगे तो ये -p/2 तो रहेगा ही बाहर, और ये कितना बनेगा 2 एंड प्लस 8/3, तो 11p/3 इधर से बनेगा। 3 दूनी 6, यहां कर लेते हैं सॉल्व, यहां कर लेते हैं, साइड में गई, यहां कर लो। ये बन गया -2p -p/2, ये बन गया 2, ठीक है, और ये बनेगा 8/3, 3 एलसीएम आ गया तो 3 दूनी 6, 6 और 8 14, 14/3 6 हो जाएगा, -2p -p/6, और ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है 14। अब एलसीएम ले लो, तो इसको काट दो पहले, तो 2 7 2 3 6 7p, 6 और 6 12 11, -11p/3, 11p/3 आंसर आ रहा है क्या, 11p/3 चेक करो।
11p/3 आंसर आ रहा है क्या? ये आया है वी बी माइनस वी ए की वैल्यू, और वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू किसके बराबर है? वी बी माइनस वी ए। और अगर आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी जो है वो बराबर हो जाएगा 11p/3। आंसर आ जाएगा बी। ये आया ना आंसर सभी का, एक बार देख लेना भाई। दो से दो कहाँ कैंसिल हो गया यार? चार बनेगा ना, चार। अच्छा हाँ 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 हाँ। एक मिनट रुकना, कहीं गड़बड़ है मेरे। ये 1 से 2। देखो कहाँ गड़बड़ है इसमें। -p/2 x² y³ वैल्यू डाली हमने 7p/2, और x की वैल्यू हमने रखी कितनी? 1। यहाँ पर भी तो गड़बड़ हुई है शायद मेरे हिसाब से। यहाँ 1 ही तो आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी ना। यहाँ पर गड़बड़ की है मैंने, यहाँ पर भी 1 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, तो फिर यहाँ पर ये गलत हो गया ना पूरा। 1 आएगा, और यहाँ पर p माइनस, नहीं ये सही है, ये x² y बनेगा ना, ये सही है, 2 आएगा, यहाँ पर 2 ही आएगा। ये 2 है, 2 आएगा 2। ये x² y प्लस y³ सही है। y की वैल्यू हमने 2 डाली, x की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गया, तो ये हो गया 3। तो एलसीएम आया अगर हमारे पास 3 एलसीएम आया, तो 3 2 ज़ा 6, 8 + 6 14, 14/6। तो ये कितना हो गया? 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 7 और 3, 4 आना चाहिए यार। 7 और 4 11 होगा ना। तो ये 6 हो गया, ये p हो गया, यहाँ हो गया 14, और ये काट दिया मैंने। 2 7 3, 3p 10 आ रहा है। 10p आ रहा है क्या? 10p, 10p आ रहा है यहाँ पर। आंसर बना? चार बटा 2, 8/3 11। टेन पी आ रहा है ना? ये आंसर में 11p/3 दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर 1, 2 से 2 कैंसिल,
एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3। ये इंटीग्रेशन सही हुआ है सारा? इंटीग्रेशन एक बार वापस से चेक कर लो, सारा का सही हुआ है क्या, ये कुछ गलत हुआ है क्या? 0,0 से 1,2 एक्स वाई डी एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई एक्स स्क्वायर बाय 2 सही है बिल्कुल। इस इंटीग्रेशन को और कैसे कर सकते हैं? इसमें से अगर मैं p कॉमन निकाल लेता हूं तो 1/2 एक्स स्क्वायर को मैं एक साथ लिख लूं, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई, उसको मैं d के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? 2x वाई डी एक्स डी वाई। इस इंटीग्रेशन को अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ एक बार, एक मिनट में कॉपी कर लेता हूँ। इस इंटीग्रेशन को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, वी ए माइनस वी बी माइनस, पूरा एक साथ लिख दिया मैंने, 0, 0, 1, 2, 1, 2, पी बाहर ले लिया मैंने, एक्स वाई डी एक्स प्लस 0, 0, 1, 2, 1/2, नहीं 1/2, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। ये माइनस हट गया यहाँ से ना, मैंने चेंज कर दिया साइन, तो ये पूरा बाहर चला गया पी, पी पूरा बाहर चला गया। अब मैंने क्या किया कि 0,0, 1, 2, इसको एक साथ लिखा मैंने, एक्स वाई डी एक्स प्लस हाफ एक्स स्क्वायर डी वाई, और इसको एक साथ लिखा 0,0, 1,2, और इसको लिखा मैंने 1/2 वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। तो अगर इसको ऐसे लिखा तो यहाँ से कुछ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये बन रहा है p 0,0, 1,2, ये बनेगा d 1/2 एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस ये बन रहा होगा 0,0, 1,2 डी वाई क्यूब अपॉन 6, 3y, हाँ वाई क्यूब अपॉन 6 ये बन रहा होगा। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वी ए माइनस वी बी, अब आंसर आएगा तुम्हारे पास p 1/2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 6, और ये हो गया 0,0, 1,2। तो अब आंसर आएगा तुम्हारे पास, अब चेक करो, 11p/3। हाँ अब आंसर आएगा। तो ये इंटीग्रेशन है ना, ये इस तरह के इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन हमें इस तरह से कर रहे हैं कंबाइंड फॉर्म बना के, ये कंबाइंड फॉर्म बना के करना है, इस तरह से करना है इस इंटीग्रेशन को। इस इंटीग्रेशन को इस तरह से सॉल्व करना, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से।
हो गया भाई? आ गया समझ? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। A hollow thin spherical shell. A hollow thin spherical shell of radius r is given a charge q. The electric field at a point x 0x less than r is, ऑप्शन ए है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, और ऑप्शन डी है 0। बताओ क्या आंसर आएगा? सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है, सीधा सीधा फॉर्मूला। क्या आंसर आएगा? 0। भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा, 0। क्योंकि एक होलो थिन स्पेरिकल शेल है, उसके लिए उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला में लिखवाया भी हुआ है। होलो स्पेरिकल शेल के लिए ई इनसाइड की जो वैल्यू क्या होती है? वो 0 होती है। ई इनसाइड की वैल्यू क्या होती है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4। इक्वी पोटेंशियल सरफेस corresponding to a particular charge distribution are given by 4x square plus y minus 2 square plus z square is equals to v, where the v are constant, the electric field at the origin is, ऑप्शन ए है E इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी है E इक्वल्स टू 2x कैप, ऑप्शन सी है E इक्वल्स टू 4y कैप,
और ऑप्शन डी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू -4y कैप। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दो चीजें दी हुई हैं, तो यहां पर आपको रिलेशन यूज करना पड़ेगा। कौन सा रिलेशन निकालना है आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा? -dv/dx, या dr वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, तो -dv/dr। तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको दिया हुआ है 4x² प्लस -y-2 का होल स्क्वायर प्लस z²। तो यहां पर आपको ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ग्रेडियंट का, यानी कि आपको ऐसा लिखना पड़ेगा -d/dx v प्लस d/ ये आई कैप भी आएगा साथ में, d/dy v j कैप प्लस d/dz k कैप 4y कैप। तो यहां से यूज करोगे माइनस, तो पहला जब d/dx करोगे तो ये बनेगा 2 4 2 8, तो ये बनेगा 8x i कैप। फिर यहां पर सेकंड बनेगा हमारे पास 2y-2 और j कैप प्लस थर्ड हमारे पास बनेगा 2z k कैप। थर्ड हमारे पास बनेगा 2z k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन बताना है। एट ऑरिजिन यानी कि एक्स वाई जेड को कर दो जीरो, तो एक्स वाई जेड को जीरो करा तो यहां पर ये फर्स्ट हमारे पास बनेगा जीरो, ये बनेगा 2 और ये 0-2 जे कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 0। 2 2 जा 4, ये माइनस का है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 जे कैप 4 और वाई कैप, तो 4 वाई कैप वैल्यू आ गई हमारे पास। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 4 वाई कैप। सी आंसर आ गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एट पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 2x प्लस 4y volts, then electric field is इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हमें। ऑप्शन ए है 4i-2j, ऑप्शन बी है -2i-4j, ऑप्शन सी है 2i प्लस 4j और ऑप्शन डी है 4i प्लस 2j। क्या आंसर आएगा? -d/dx v i कैप प्लस dv/dy j कैप। क्या आंसर आ रहा है? -2i कैप और -4j कैप। बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है सभी का।
चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्पेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्पेयर। पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्पेयर। कॉन्सेंट्रिक स्पेयर का मतलब है कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक स्पेयर, जिनका जो सेंटर है वो एक ही हो, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक स्पेयर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करना बहुत आसान काम होता है। जैसे कि आपको ये स्पेयर दिखाए गए हैं, इनका सेंटर एक ही है। तो मान लो इसकी जो रेडियस है वो है ए, इसकी रेडियस है बी, है ना। इसकी रेडियस है ए, इसकी रेडियस है बी, इसके ऊपर चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2। अब तीन तरह की कंडीशन यहां पर बनती है। एक कंडीशन ये बनती है कि आउटसाइड द पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट यहां पर है, तो इस पॉइंट के ऊपर हमें निकालना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट आउटसाइड द स्पेयर, एक कंडीशन ये बन सकती है। दूसरी बन सकती है कि सरफेस पर हो, है ना, कहां पर हो, सरफेस पर हो। और तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि कहां पर हो, इनसाइड द स्पेयर हो। तीसरी कंडीशन कहां पर बन सकती है, इनसाइड द स्पेयर। तो अगर मैं पहले इसको स्पेयर पर ले लूं, यहां पर स्पेयर की सरफेस पर ले लूं, ये पॉइंट को मैंने यहां ले लिया, तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ शेल, सरफेस ऑफ शेल पर पोटेंशियल निकालना है तो दोनों की वजह से निकालना पड़ेगा, यानी कि वी ए निकाल रहा हूं। तो बाहर वाले स्पेयर की वजह से क्या होगा, KQ2 अपॉन बी, KQ2 अपॉन बी। और अंदर वाले की वजह से कितना लिखोगे, KQ1 अपॉन बी, यानी कि पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है KQ अपॉन आर डिस्टेंस लेते हो। छोटा वाला जो स्पेयर है वो इस तरह से काम करेगा, छोटे वाले स्पेयर के लिए ये पॉइंट बाहर हो जाएगा स्पेयर के। और हम जानते हैं कि बाहर जब कोई पॉइंट स्क्वायर के होता है तो उसके लिए जो पोटेंशियल है वो लिखा जाता है KQ अपॉन आर, जहां आर वो डिस्टेंस होती है जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो यहां अंदर वाले स्पेयर के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी आर, स्मॉल आर, वो हो जाएगी बी। तो ये लिखा जाएगा KQ2 अपॉन बी प्लस KQ1 अपॉन बी। तो जब ये स्पेयर वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे कॉन्सेंट्रिक, तो यहां पर ये दो कंसेप्ट ध्यान रखना, मैं यहां साइड में लिख भी देता हूं। ये दो कंसेप्ट ध्यान रखना। एक तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस। मान लो यहां पर कोई पॉइंट है ए, तो पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू होगा पोटेंशियल एट सरफेस। जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल अंदर होगा। और अगर आपको बाहर निकालना है, बाहर पॉइंट है पी, तो यहां पोटेंशियल निकालना है और ये डिस्टेंस है आर, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन आर। अब आपको ये देखना है कि जो पॉइंट है वो किस स्पेयर के लिए अंदर आ रहा है और किस स्पेयर के लिए बाहर जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला लगते जाएंगे। अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है अंदर, मान लो ये पॉइंट होता है यहां पर ए, यहां पर होता है बी पॉइंट, तो पोटेंशियल इनसाइड द स्पेयर, तो पोटेंशियल इनसाइड द स्पेयर अगर मेरे को निकालना है तो पोटेंशियल इनसाइड द स्पेयर के लिए ये जो फॉर्मूला है VB, ये बनता KQ। अब देखो बाहर वाले के लिए ये पॉइंट अंदर हो गया B, बाहर वाले के लिए ये पॉइंट अंदर हो गया, तो अंदर वाले के लिए क्या कंडीशन है कि जो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल कहाँ होगा, अंदर होगा। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, KQ2 अपॉन बी। और अंदर वाले के लिए कहां पर आ गया, उसकी सरफेस पर, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, KQ1 अपॉन ए। समझ आ गया ये कैसे लिखा मैंने। ये दो केस ध्यान रखना। एक तो ये है कि जब पोटेंशियल आउटसाइड द स्पेयर निकालोगे तो आउटसाइड द स्पेयर आपका ये फॉर्मूला चलेगा, और किसी भी स्पेयर के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल उतना ही होगा जो उसकी सरफेस पर है। किसी भी स्पेयर की, किसी भी का मतलब है जो कंडक्टिंग स्पेयर है या जो होलो स्पेयर है उनके लिए, तो उनके अंदर जो
पोटेंशियल है वो वही होगा जो उसकी सरफेस पर है। तो अब दो के कॉन्सेंट्रिक स्पेयर है, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर का मतलब है एक के अंदर एक स्पेयर, और आपको कह दिया कि इसकी सरफेस पर पोटेंशियल निकालो, तो ए पॉइंट कहां पर आ गया, सरफेस पर आ गया। तो अंदर वाले स्पेयर के लिए ए पॉइंट हो गया उसके बाहर, और जबकि बाहर वाले स्पेयर के लिए जो ए पॉइंट है उसकी सरफेस पर ही है। तो अंदर वाले पॉइंट स्पेयर के लिए तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला नीचे वाला के क्यू अपॉन आर, जहां आर की वैल्यू कितनी हो गई बी, तो इसलिए मैंने लिख दिया के क्यू वन अपॉन बी। और जो ये बाहर वाला स्पेयर है इसके लिए जो ये पॉइंट है उसकी सरफेस पर ही हो गया, तो सरफेस पर कितना होता है के क्यू अपॉन आर यानी कि रेडियस, तो यहां पर कितना हो गया के क्यू टू अपॉन बी। पर जब ये पॉइंट अंदर चला गया बी, तो बाहर वाले स्पेयर के लिए ये बी पॉइंट कहाँ गया उसके अंदर, और अंदर आ गया, तो अंदर जो स्पेयर के पोटेंशियल होगा वो उतना ही होगा जो उसकी सरफेस पर है। तो बाहर वाले स्पेयर के लिए जो पोटेंशियल हो गया अंदर वो उसकी सरफेस पे पोटेंशियल के बराबर हो गया है, यानी कि के क्यू टू अपॉन बी, के क्यू टू अपॉन बी। और अंदर वाला स्पेयर जो है उसके लिए बी पॉइंट कहाँ गया उसकी सरफेस पर, तो कितना हो गया के क्यू वन अपॉन ए। जैसे कि अब मैं एक और केस बनाता हूं, ये केस बनाया मैंने, एक दो ये केस बनाया मैंने, ये डिस्टेंस हो गई ए, ये डिस्टेंस हो गई बी, और ये डिस्टेंस हो गई सी। ठीक है, यहां जो चार्ज है वो है क्यू ए, यहां जो चार्ज है क्यू बी, और यहां जो चार्ज है क्यू सी। तीन चार्ज है। पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। तो सबसे पहले अगर मेरे को पोटेंशियल ए पर निकालना है, ए पर, तो ए के लिए पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, के क्यू ए अपॉन ए, के क्यू बी अपॉन बी ए, तीनों के लिए बाहर आ गया ना ये पॉइंट, और के क्यू सी अपॉन ए। ये पोटेंशियल किसके लिए हो गया, ए के लिए। फिर अगर आपको बी के लिए लिखना है तो क्या लिखोगे, के क्यू ए अपॉन बी प्लस के क्यू बी अपॉन बी, प्लस ये सेम टू सेम रहेगा के क्यू सी अपॉन सी। अच्छा यहाँ पर एक बार ये डिस्टेंस चेंज कर देना, मैंने गलत लिख दिया है, सी लिखा जाएगा सी, ये सी, ये सी, और ये सी, तो ये लिखा जाएगा सी। फिर लिखोगे वी सी, तो वी सी कितना आएगा, के क्यू ए अपॉन ए प्लस के क्यू बी अपॉन बी प्लस के क्यू सी आएगा, बाहर हो गया ना, तो ये आएगा कितना ए के लिए, के क्यू ए अपॉन ए, ये बी, और ये कितना आ जाएगा के क्यू सी अपॉन सी। समझ आ गया ये कैसे लिखा। ठीक है, तो अब कल की क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम गाउस लॉ को डिस्कस करेंगे। और अब जो हमारा आगे का डिस्कशन रहेगा वो आपकी जो ग्रेजुएशन में ईएमटी चलती है उसका डिस्कशन रहेगा। 11th-12th वाली जो आती है ईएमटी वो ऑलमोस्ट हम फिनिश कर चुके हैं, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स में रहता है, वो हम वहाँ पर देखेंगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो कल से तो तुम्हारा जब गाउस लॉ, डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ये सब स्टार्ट होंगे, वो चलेंगे करीबन तुम्हारे 4-5 दिन, 5 से 6 दिन। तो अराउंड 10-11 तारीख तक इलेक्ट्रो स्टैटिक्स खत्म होगा, फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स चलेगा 5-6 दिन, वो चलेगा।
फिर चलेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 5-7 दिन वो चलेगा, तो 25 तारीख तक तुम्हारी करीबन करीबन ये चलेगी पूरी की पूरी EMT। ठीक है, चलो भाई कल मिलते हैं।